डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एवीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू, आज आपको रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, लागत लेखे तथा वित्तीय लेखों का मिलान, इसके संबंध में कि मिलान की आवश्यकता क्यों है, दोनों में जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उनमें अंतर का कारण क्या है, अंतर के कारणों का पता लगने के बाद में उनका मिलान कैसे करते हैं, क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाधान विवरण पत्र बनाकर दोनों लेखों के प्रॉफिट्स को आपस में रिकॉन्साइल करते हैं। हम सबको पता है कि एक व्यावसायिक संस्था जिसको लागत लेखे और वित्तीय लेखे दोनों रखने की आवश्यकता हो, उन्हीं संस्थानों के अंतर्गत रिकॉन्सिलिएशन की आवश्यकता होगी। कुछ निर्माणी संस्था जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, उन इंडस्ट्री में कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स, इन दोनों की बुक्स रखी जाती है। बुक्स रखने के दो तरीके कि हम इंटीग्रेटेड सिस्टम अपना लें, जिसके अंतर्गत लेखा पुस्तकों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि लागत लेखे और वित्तीय लेखे दोनों एक ही सेट ऑफ बुक्स में लिखे जाएं। इनके लिए अलग अलग बुक्स नहीं रखी जाए, वह इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। यदि हमने इंटीग्रेटेड अकाउंट सिस्टम अपना रखा है तो हमें मिलान करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि दोनों लेखे एक ही पुस्तक में रखे गए हैं, एक ही आधार पर रखे गए हैं, एक ही नीतियों के आधार पर रखे गए, इसलिए इनमें अंतर नहीं हो सकता। लेकिन जब निर्माणी संस्था अपने यहाँ लागत लेखे तथा वित्तीय लेखे दोनों के लिए अलग अलग पुस्तक रखी जाती है, तो दोनों लेखों में प्रॉफिट में अंतर आ सकता है। यह अंतर अनेक कारणों से होता है, जिसका अध्ययन मैं आगे आने वाले बिंदु में करूंगा। यह अंतर क्यों है, किस कारण से, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। अंतर होने पर ही मिलान की आवश्यकता होती है। यदि दोनों पुस्तकों में अंतर नहीं है तो मिलान की आवश्यकता भी नहीं होगी। यह अंतर नीतिगत निर्णयों के कारण से हो सकता है कि डेप्रिसिएशन का मूल्यांकन कैसे करेंगे, स्टॉक का मूल्यांकन कैसे करेंगे, कुछ खर्चों को लिखने के आधार पर, कुछ इनकम्स को लिखने के आधार पर कि इनकम केवल कॉस्ट अकाउंट्स में लिखी जाएगी, ये केवल फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिखी जाएगी, इनके आधार पर अंतर हो सकता है। इसलिए इन परिस्थितियों में हमें लागत लेखे और वित्तीय लेखे दोनों में अंतर होने के कारण से उनके मिलान की आवश्यकता होती है। अब मैं जब चर्चा कर रहा हूँ दोनों में अंतर होता है, तो हमको ये भी पता होना चाहिए दोनों में अंतर क्यों होता है। उनमें एक अंतर का कारण है कि हमारे जो
डायरेक्ट मटेरियल का लेखा करते हैं सामान्यतः दोनों पुस्तकों में एक होता है, लेकिन कई बार ये होता है कि हम जब स्टोर से सामग्री निर्माणी स्थल को निर्गमित करते हैं तो उसका मूल्यांकन किस आधार पर किया गया है। वो लिफो के आधार पर हो सकता है, फीफो के आधार पर हो सकता है, एवरेज कॉस्ट के आधार पर भी हो सकता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट के आधार पर भी हो सकता है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंट में जिस प्राइस पर हमने उनको खरीदा है लेखा उसी आधार पर होगा। इसके कारण से प्रत्येक सामग्री कॉस्ट में अंतर हो सकता है। इसी तरह ये डिफरेंस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर के आधार पर भी हो सकता है। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर सामान्यतः ये अंतर नहीं होता है, क्योंकि जब हमने किसी को सैलरी चुकाई है, वेजेस चुकाया है या कोई खर्चा हमने डायरेक्ट किया है तो दोनों में सामान्यतः अंतर नहीं होता है। लेकिन गलती से कोई राशि हम नहीं लिखी है या गलत लिख दी गई है तो अंतर आना स्वाभाविक हो सकता है। डायरेक्ट एक्सपेंस ओवरहेड या इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में अंतर हो सकता है। हम सबको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंट में एक्चुअल एक्सपेंसेस का लेखा होता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को ट्रीट करते हैं तो निश्चित आधार पर करते हैं कि मशीन आवरेट के आधार पर कर लो भाई, हम लेखा कर लेते हैं। हम लेखा कोई भी एब्जॉर्प्शन मेथड जो हमारा है उस मेथड का उपयोग के आधार पर कारखाना उपरिव्यय कैसे ट्रीट करेंगे, ऑफिस एंड ओवरहेड कैसे ट्रीट करेंगे, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर एक्सपेंडिचर कैसे ट्रीट करेंगे। जैसे हमने कई बार कहा कि भाई ऑफिस एक्सपेंडिचर हमारा वर्क्स कॉस्ट का 10% होगा, जबकि फाइनेंशियल अकाउंट में तो ये एक्चुअल अमाउंट आएगी और यहाँ पर हम 10% ले रहे हैं तो अंतर आना स्वाभाविक हो सकता है। तो मेटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर ये खर्चे हो गए जिनके आधार पर अंतर आता है। ये नीतिगत निर्णय है बाद में स्टॉक मूल्यांकन के आधार पर, डेप्रिसिएशन के आधार पर, डेप्रिसिएशन नीति कौन सी अपनाई जाए, स्टॉक का मूल्यांकन कैसे किया जाए। स्टॉक भी हमारे पास में 3 प्रकार के हैं, रॉ मटेरियल के लिए, फिनिश गुड्स के लिए, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए। हम कॉस्ट अकाउंट में सामान्यतः इनका मूल्यांकन लागत मूल्य पर करते हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंट में चाहे रॉ मटेरियल को होगा हमारा, चाहे हमारा फिनिश गुड्स होगा, वर्क इन प्रोसेस होगा, सामान्यतः लागत मूल्य, बाजार मूल्य जो दोनों में से कम हो उस पर कर सकता है, या प्रबंध जो निर्णय करता है कि मार्केट प्राइस पर करना है या हमें कॉस्ट प्राइस पर करना है। यदि दोनों निर्णय अलग अलग हैं, फाइनेंशियल अकाउंट का नीतिगत निर्णय अलग है और कॉस्ट अकाउंट में क्योंकि लागत पे मूल्यांकन होना हुआ तो इसके कारण से दोनों के प्रॉफिट में अंतर हो सकता है। डेप्रिसिएशन, फाइनेंशियल अकाउंट में डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनकम टैक्स में क्या प्रोविजन दिया हुआ है, क्या रेट दी हुई है, उस रेट के आधार पर मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जबकि कॉस्ट अकाउंट के अंतर्गत डेप्रिसिएशन जो हमारी एक्चुअल स्थिति है, प्रबंध जो निर्णय करता है कि कितना प्रतिशत, यहाँ इनकम टैक्स के आधार पर नहीं कि इनकम टैक्स में क्या प्रोविजन दिया हुआ है उसको देखते हुए डेप्रिसिएशन चार्ज करें। मशीन का उपयोग चाहे हम स्ट्रेट लाइनिंग मेथड के आधार पर करें, चाहे हम डिमिनिशिंग मेथड के आधार पर करें, दोनों में से किसी भी आधार पर करें, इस कारण से डेप्रिसिएशन का नीतिगत निर्णय में अंतर होने के कारण से यह डिफरेंस हो सकता है कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट के अंतर्गत। एक अंतर हो सकता है आपके एबनॉर्मल लॉसेज और गेन को लेकर भी। सामान्यतः एबनॉर्मल लॉसेज का लेखा फाइनेंशियल अकाउंट में तो किया जाता है लेकिन कॉस्ट अकाउंट में नहीं किया जाता। जो नॉर्मल लॉस है उस नॉर्मल लॉस का, नॉर्मल वेस्टेज का, इनका लेखा तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कर लेते हैं, लेकिन यदि एबनॉर्मलिटी के कारण से, ऐसे कारण जिन पर प्रबंध का नियंत्रण नहीं है, जैसे नेचुरल क्लेमिटी आ गई, कोई बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया या कोई आग लग गई हमारी, उनके कारण से यदि कोई लॉस हो गया है तो ऐसे लॉस का लेखा हम कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं करते हैं। इस कारण से जो दोनों की बुक्स हमारी फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट,
इन दोनों के प्रॉफिट्स में अंतर आ सकता है। एक अंतर आता है हमारा कि कुछ मदें ऐसी होती हैं आय की और व्यय की, जिनका लेखा किसी एक ही बुक्स में होता है, उसका दूसरी बुक्स में लेखा नहीं होता है। जैसे हम कहेंगे फाइनेंशियल अकाउंट के अंतर्गत, फाइनेंशियल अकाउंट की जो व्यय संबंधी मदें हैं, जिनके अंतर्गत मुख्य रूप से हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, हमारे जो शेयर्स और डिबेंचर है उन पर हमने कोई एक्सपेंडिचर किया है, कोई डोनेशन दिया है कोई हमारे कैपिटल लॉस हुआ है जो हमने राइट ऑफ कर दिया है, इनका लेखा केवल फाइनेंशियल अकाउंट में होता है, कॉस्ट अकाउंट में नहीं होता है। इस कारण से अंतर आ जाएगा। या कुछ हमारी इनकम संबंधी मदें हो सकती है जो केवल फाइनेंशियल अकाउंट में लिखी जाएंगी, जैसे हमको कोई डिविडेंड मिला है, कोई हमको इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिला है, या हमको रिफंड मिला है। यह सब लेखे केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होते हैं, कॉस्ट अकाउंट में नहीं होते हैं। इसके कारण भी फाइनेंशियल अकाउंट में और कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में अंतर हो सकता है। इसी तरह कुछ एप्रोप्रिएशन के मदें भी होती हैं, जैसे हम ट्रांसफर टू रिजर्व किया हमने, इनकम टैक्स चुकाया हमने, या डिविडेंड पेड किया हमने। यह सब लाभों को नियोजित करने के तरीके हैं। इन तरीकों का उल्लेख केवल और केवल फाइनेंशियल अकाउंट में होता है, कॉस्ट अकाउंट में नहीं होने के कारण से इनमें कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट में अंतर आ सकता है। केवल लागत लेखों, फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं, लागत लेखों में भी कुछ मदें ऐसी हैं जो केवल लागत लेखों में लिखी जाती है, फाइनेंशियल अकाउंट में उनका उल्लेख नहीं होता। इस कारण से प्रॉफिट में अंतर आ सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि हमारे पास में पार्टनर्स की कैपिटल है, उस पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करना है हमको, या हमारे पास में स्वयं की बिल्डिंग है उस पर रेंट चार्ज करना है। कॉस्ट अकाउंट में तो वो हम रेंट ले लेंगे, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में वो रेंट का उल्लेख नहीं किया जाता है। इस कारण से आपके कॉस्ट अकाउंट में और प्रॉफिट अकाउंट में, कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट में अंतर आ सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण से कॉस्ट अकाउंट में और फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट में अंतर आता है। जब ये अंतर आ गया हमारा, तो हम बैंक समाधान विवरण पत्र बनाते हैं। बैंक समाधान विवरण पत्र बनाने का जो पहले भी बताया था, इसका जो प्रमुख उद्देश्य हमारा, वह उद्देश्य है कि हमारे लेखों की शुद्धता हमें पता लग जाए कि लागत लेखे भी शुद्ध है हमारे, और हमारे वित्तीय लेखे भी शुद्ध हैं। कोई अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवरहेड्स है, उसका पता लग जाए कि फाइनेंशियल अकाउंट में वो, या कॉस्ट अकाउंट में अंडर एब्जॉर्प्शन है या और एब्जॉर्प्शन की स्थिति है हमारी। अंतर के कारण क्या हैं ये पता लग जाए, ताकि उनको हम दूर कर सकें। और इंटरनल कंट्रोल, इसके लिए भी हम कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट में मिलान करते हैं। हमने अपने स्कूल लेवल के अंतर्गत जिस प्रकार हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते थे, उसमें क्या करते थे हम, जो हमारी कैश बुक है और जो हमारे बैंक की पासबुक यानी बैंक अकाउंट का जो कॉलम है, इन दोनों में कोई अंतर तो नहीं है। उस अंतर को मिलाने के लिए जो बैंक समाधान विवरण पत्र बनाते थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसमें कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट के जो डिफरेंस के रीजन्स हैं उनको उल्लेख करते हुए दोनों का मिलान करते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे हम। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए हमें किसी न किसी एक प्रॉफिट को बेस मानना पड़ेगा, चाहे हम कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को बेस माने या हम फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट को बैलेंस माने, और बाद में उन अंतरों की खोज करें जिनके कारण से ये अंतर आते हैं हमारे। उसका समाधान, अब जिसको हमने बेस माना है उसमें एडजस्टमेंट करेंगे, जोड़ने या घटाने से
क्या हमारा जो दूसरा प्रॉफिट है वह मिलान हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसके आधार पर हम मिलान करके अपने रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो आज हमने मुख्य रूप से रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंतर के कारणों को जाना कि अंतर क्यों क्यों किन किन कारणों से हो सकता है और उसका मिलान का संक्षिप्त तरीका क्या होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ा है। आप लोगों को कोई भी कठिनाई हो तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप पर जो मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन पर बात कर सकते हैं। थैंक यू।